तो हम पढ़ रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज इसमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर हम dq अमाउंट ऑफ हीट दिए किसी भी सिस्टम को तो वो दो रूप में यूज होगा, एक इंटरनल एनर्जी के रूप में खर्च होगा और एक वर्क डन के रूप में, यानी कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर dq अमाउंट ऑफ हीट अगर हम सिस्टम को दें तो इंटरनल एनर्जी के रूप में खर्च होगा और वर्क डन के रूप में। तो इसका आज हम एप्लीकेशन देखते हैं डिफरेंट प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस है, सबसे पहला एप्लीकेशन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस हम जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो इंटरनल एनर्जी du इज इक्वल टू होता है ncv/dt। टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी कि एक जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर चल रहा है, चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वो होगा जीरो, dt जीरो। तो du क्या हो जाएगा, जीरो। So in isothermal process, temperature is constant. Due to constant temperature, internal energy changes zero. यानी कि इस सिस्टम में जब हम dq अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे एट आइसोथर्मली चेंज करके, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के, तो जो हमारा dq अमाउंट ऑफ हीट है वो du में खर्च नहीं होगा। सो पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ एनर्जी, dq अमाउंट ऑफ एनर्जी dw में खर्च होगा। So in isothermal process, dq is equal to dw. Second है adiabatic process. Adiabatic process. We know that adiabatic process में heat is equal to होता है constant. Q is equal to constant. So dq is equal to change in heat energy is zero. In adiabatic process, heat is constant, so dq is zero. तो इक्वेशन यहाँ पे डालेंगे dq के जगह पे जीरो इज इक्वल टू du प्लस dw। तो यहाँ से आएगा du इज इक्वल टू माइनस dw। du इज इक्वल टू माइनस dw। तो पहले आइसोथर्मल के लिए लिख लो, फिर एडियाबैटिक। थर्ड प्रोसेस है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। Isochoric process. In isochoric process, volume is equal to constant. Volume is constant. तो volume constant होगा तो dV is equal to zero. Volume constant है तो dV change in volume zero है। तो हमारा वर्क डन कहता है dW is equal to PdV, pressure into change in volume। तो हमारा change in volume हो गया zero in isochoric process, so work done is equal to zero। वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग dq इज इक्वल टू du प्लस जीरो, यानी कि dq इज इक्वल टू du। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस dq इज इक्वल टू dw, इन एडियाबैटिक प्रोसेस du इज इक्वल टू माइनस dw, इन आइसोकोरिक प्रोसेस dq इज इक्वल टू du। इन आइसोबारिक प्रोसेस देखें, इन आइसोबारिक प्रोसेस देखें तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है तो dw इज इक्वल टू होगा pdv, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर हमारा P कांस्टेंट है और dV हो जाएगा Vf माइनस Vi, चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो हमारा वर्क डन का इक्वेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग dq अमाउंट ऑफ हीट जब हम सप्लाई करेंगे तो dq इज इक्वल टू du प्लस P Vf माइनस Vi, Vf माइनस Vi है।
तो ये 4 एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जनरली। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखो, 5वां प्रोसेस के लिए अगर वो साइक्लिक प्रोसेस हो, अगर हम आगे हम समझाते हैं, अगर वो साइक्लिक प्रोसेस हो, साइक्लिक प्रोसेस का जनरली मतलब होता है कि कोई भी चेंज हुआ, थर्मोडायनेमिकल चेंज हुआ, बट एक जगह से जहां से चला फिर वापस वहीं पे लौट के आ गया, दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में जनरली क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करता, यानी कि ड्यू इज इक्वल टू हमेशा जीरो होता है। अभी ध्यान रख लो, ड्यू इज इक्वल टू जीरो। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग dq इज इक्वल टू अगेन dw। जो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वही साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी होगा, ड्यू इज इक्वल टू जीरो, सो dq इज इक्वल टू dw। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में और कुछ पॉइंट बताते हैं, few points about heat, internal energy and work। ये 3 जो पैरामीटर है इसके बारे में देखते हैं। few points about heat, internal energy and work। हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। तो सबसे पहले हम इंटरनल एनर्जी के बारे में देखें। इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट है कि अगर हम dq अमाउंट ऑफ हीट दिए तो du प्लस dw जो होता है यूज्ड अप। इसमें ये क्या है, हीट, जिसके बारे में हम देखेंगे, du इंटरनल एनर्जी और dw वर्क डन। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में देखो तो U जो होता है इसके बारे में एक बात की, स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन, 2 तरह के फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। इंटरनल एनर्जी जो होता है वो होता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब है कि चलो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, किस तरह घट रहा है, किस तरह बढ़ रहा है, किस प्रोसेस से घट रहा है, किस प्रोसेस से नहीं घट रहा है, उस पर वो डिपेंड नहीं करता। किस पाथ से घट रहा है, किस पाथ से नहीं घट रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता। ये बस स्टेट पे डिपेंड करेगा। इनिशियल स्टेट UI एंड फाइनल स्टेट UF। ये बस स्टेट पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल कहां पे था और फाइनली कहां पे है। मान लो कि अगर ये पॉइंट है इनिशियली, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कुछ है और कुछ प्रोसेस के कारण यहाँ पे पॉइंट चला गया, तो ये इस इनिशियल पॉइंट और इस फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि इंटरनल एनर्जी यहाँ कितना था और यहाँ पे कितना हो गया। बस उस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ये जरूरी नहीं है कि किस पाथ से यहाँ गया। मान लो कि ये फर्स्ट पाथ से यहाँ गया और यहाँ ऐसे सेकेंड पाथ से गया। मान लो कि हम थर्ड पार्ट से ऐसे ले जाते हैं, ये थर्ड पाथ से गया, तो 3 पाथ से गया, बट पॉइंट दोनों में सेम है। इनिशियली पॉइंट से गया, यहां से चला पहले पाथ से, दूसरे पाथ से और तीसरे पाथ से, और थर्ड यहाँ पे पहुंच गया। तो यहाँ तीनों केस में जब देखा गया तो तीनों केस में ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी तीनों में सेम था। यू इज सेम, यू कोई चेंज नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, नॉट अ पाथ फंक्शन। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है किस पाथ से ये चेंज हो रहा है, बट ये स्टेट पे डिपेंड करता है। तो यहां से एक और बात हम बता सकते हैं कि मान लो कि अगर एक पॉइंट है यहाँ पे, इनिशियली एक पॉइंट यहाँ पे है और ऐसे कोई प्रोसेस हुआ जिसके कारण वापस उसी पॉइंट पे हमारा प्रोसेस हुआ और वापस उसी पॉइंट पे लौट के आ गया। तो ये इनिशियल पॉइंट और ये ही फाइनल पॉइंट, यही इनिशियल पॉइंट, यहां से चला प्रोसेस और वापस लौट के वापस आ गया, तो यही इनिशियल पॉइंट होगा, यही फाइनल पॉइंट होगा। और इंटरनल एनर्जी हमारा स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट के होने के वजह से इंटरनल एनर्जी हमारे यहाँ पे हो जाएगा जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा जीरो होगा, क्योंकि पॉइंट नहीं बदला, जो इनिशियल था वही फाइनल हुआ। और ये पॉइंट नहीं बदला मतलब ये कौन सा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? तो हमेशा याद रखना कि हमेशा साइक्लिक प्रोसेस,
जो भी जितना भी तरह का साइक्लिक प्रोसेस है सब में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी से स्टेट फंक्शन। अच्छा, हीट की बात करें अगर, हीट, तो हीट इज अ पाथ फंक्शन। ये तुम्हारा पाथ पे डिपेंड करेगा। डिफरेंट पाथ से अगर तुम इनिशियल से फाइनल पॉइंट जा रहे हो तो हमेशा हीट के तुम्हारा कहीं ज्यादा लगेगा कहीं कम लगेगा, मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता है। इट इज ए पाथ फंक्शन, इट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। और वर्क डन भी हमारा क्या होता है, पाथ फंक्शन। वर्क डन भी हमारा क्या होता है, पाथ फंक्शन। यानी डिफरेंट पाथ से जाओगे तो डिफरेंट वर्क डन लगेगा, बट इंटरनल एनर्जी हमेशा यहाँ पे सेम होगा। बाकी ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। तो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन और ये दोनों पाथ फंक्शन। वर्क में अगर यहाँ पे देखें तो इन फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन का इक्वेशन होता है पीडीवी, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी इंटू वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और वर्क डन में देख लो यहाँ पे, इन फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम वी एफ माइनस वी आई। अब दो तरह के वर्क डन हो सकते हैं। एक केस ऐसा हो सकता है, केस वन ऐसा हो सकता है कि एक्सपेंशन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, एक्सपेंशन, और केस टू होगा कंप्रेशन हो रहा हो। हम पहले ही बता चुके हैं ये बात। मान लो कि कोई सिस्टम है, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, एक्सपेंशन मान लो यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है। अब एक्सपेंशन हो रहा है यानी कि पिस्टन यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी कि कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। पहले वी आई वॉल्यूम था, फिर क्या हो गया वी एफ, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो डिफरेंस इन वॉल्यूम क्या होगा, पॉजिटिव। तो इन एक्सपेंशन वर्क डन इज पॉजिटिव, एक्सपेंशन वर्क में वर्क डन पॉजिटिव होता है। और कॉम्प्रेशन में अगर हम देखें, कॉम्प्रेशन में अगर हम देखें यानी कि यहाँ पे पिस्टन कॉम्प्रेस्ड हो रहा है। कॉम्प्रेस्ड होने का मतलब है कि यहाँ पे इनिशियली वॉल्यूम वी आई था और फाइनली वी एफ हो गया। मान लो कॉम्प्रेस्ड हो गया वी एफ, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज किया। क्या किया, डिक्रीज किया। तो वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण वी एफ छोटा, वी आई बड़ा, तो डिफरेंस इन वॉल्यूम क्या होगा, डीवी निगेटिव। तो हमारा वर्क डन क्या होगा, निगेटिव। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सपेंशन वर्क में वर्क डन पॉजिटिव होता है इन फिजिक्स की बात करें, और कॉम्प्रेशन वर्क में वर्क डन निगेटिव होता है। केमिस्ट्री में जस्ट इसका उल्टा होता है, एक्सपेंशन निगेटिव, कॉम्प्रेशन पॉजिटिव। यहाँ पे ये हम पहले भी बता चुके हैं, बट यहाँ पे मेन बात यहाँ क्या है कि देखो एक्सपेंशन हो रहा है कि ग्राफ में कैसे देखोगे। ग्राफ में देखो पीवी ग्राफ अगर हम देखें, पीवी ग्राफ गिव्स अस वर्क, पीवी ग्राफ क्या देता है, वर्क देता है। तो मान लो कि कर्व ऐसा है या ऐसा है, यहाँ पे यहाँ से पॉइंट शुरू हुआ और यहाँ पे गया। यहाँ पे देखा जाए तो ये इनिशियल वॉल्यूम था, ये पॉइंट इनिशियल वॉल्यूम, और ये पॉइंट क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखो इधर की तरफ बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो ये एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन यहाँ पे हम वर्क डन पॉजिटिव लेंगे। तो जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा और अगर ऐसे लाइन गया होगा जो वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, तो हम समझ जाएंगे एक्सपेंशन वर्क है, क्योंकि ग्राफ निगेटिव वैल्यू नहीं देता, ग्राफ हमेशा पॉजिटिव देगा, कॉम्प्रेशन के लिए भी और एक्सपेंशन के लिए भी। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कहाँ कॉम्प्रेशन हो रहा है, कहाँ एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे ग्राफ को हम देख के पता कर सकते हैं कि ग्राफ अगर इस प्रकार से गया हो आगे की तरफ तो ये एक्सपेंशन वर्क है, वहां पे वर्क डन का जो तुम मैग्नीट्यूड लेगा वो पॉजिटिव लेगा। और कॉम्प्रेशन में अगर देखो पीवी ग्राफ तो ऐसे होगा, पीछे की तरफ गया होगा। टिक देखो, इसका टिक आगे की तरफ और इसका टिक पीछे की तरफ, यानी इनिशियल वॉल्यूम ये था वी आई, फाइनल वॉल्यूम ये हो गया। यानी कि देखो वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, इनिशियली बहुत बड़ा था, मान लो 10 लीटर, बाद में 5 लीटर हो गया, यानी घटा, यानी कॉम्प्रेशन वर्क है, यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव लेना। तो जब भी पीछे आए ग्राफ तो वर्क डन नेगेटिव। तो ये था सम पॉइंट्स अबाउट हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट साइक्लिक प्रोसेस एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस हम देखते हैं. साइक्लिक प्रोसेस एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस, थर्मोडायनामिक्स में वैसा प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस जो एक सीरीज ऑफ चेंज के बाद, क्या सीरीज ऑफ चेंज, यानी तुम कुछ भी कर रहे हो, कोई भी प्रोसेस कर रहे हो और एक सीरीज ऑफ चेंज, बहुत सारे चेंज होते गया और एक सीरीज ऑफ चेंज होने के बाद जहां से सिस्टम चला था, जिस इनिशियल पॉइंट से, वहीं पे वापस लौट के आ जाए, उसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे. एंड दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस, यानी सीरीज ऑफ चेंज होने के बाद वापस सिस्टम अपनी जगह पे लौट जाए, उसको साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे. तो हम एक ग्राफ से समझते हैं. पीवी ग्राफ है हमारा, पीवी ग्राफ है. और अगर हम एक ऐसा ग्राफ है हमारे पास, ए बी सी डी, ऐसा ग्राफ है. ए से हमारा सिस्टम चला, बहुत सारे सीरीज ऑफ चेंज होने के बाद वापस वहीं पे आ गया, यानी पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया. तो इनक्लोज्ड लूप है ये. इनक्लोज्ड लूप से हम समझ जाएंगे कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से चला वहां से लौट के आ गया. तो ये तुम्हारा साइक्लिक प्रोसेस ऐसा कुछ दिखेगा पीवी कर्व में. पीवी कर्व में जो इनिशियल पॉइंट होगा वही फाइनल पॉइंट होगा. तो जनरली देखो, ग्राफ से जब भी क्वेश्चन आता है तो वर्क डन का इक्वेशन पूछता है. वर्क डन का न्यूमेरिकली तुम्हारा एक वर्क डन निकालने को बोलेगा. तो वर्क डन इज इक्वल टू जनरली ग्राफ होता है एरिया इनक्लोज्ड बाय लूप. ये जो एरिया इनक्लोज्ड कर रहा है ना, दैट इज द वर्क डन. तो वर्क डन यहाँ पे इस केस में होगा एरिया ऑफ ए सी बी डी ए सी बी डी ए का जो एरिया होगा वही तुम्हारा वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का इक्वेशन होगा, न्यूमेरिकली वही होगा. तो एरिया ऑफ ए सी बी डी हम कैसे निकालें? तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ए सी बी, समझो ये ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है इन एक्स एक्सिस. तो ये एरिया ऑफ ए सी बी ई एफ, इस टोटल एरिया में से, इस पूरे एरिया में से हम इतने एरिया को अगर घटा देंगे तो हमारा ये एरिया निकल जाएगा. तो एरिया ऑफ ए सी बी ई एफ माइनस एरिया ऑफ ए डी बी ई एफ, ए डी बी ई एफ को घटा देंगे तो हमारा एरिया ऑफ इनक्लोज्ड लूप निकल जाएगा. तो ये तो हमारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के लिए हम बता रहे हैं कि जो एरिया साइक्लिक प्रोसेस में देखा जाए तो साइक्लिक प्रोसेस जब भी क्वेश्चन आएगा तो जो एरिया इनक्लोज्ड कर रहा है ये लूप, दैट इज द वर्क डन, दैट इज द वर्क डन. और मेन पॉइंट साइक्लिक प्रोसेस में ये होगा कि हमेशा इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, डी इज इक्वल टू जीरो. और वर्क डन पता है तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी क्यू इज इक्वल टू जीरो प्लस डी डब्ल्यू, यहाँ से हम डी क्यू निकाल सकते हैं. तो मेन बात ये ध्यान रखना कि डी इज इक्वल टू जीरो. और वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस में एरिया इनक्लोज्ड बाय लूप वही हमें वर्क डन देता है. नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस. नॉन साइक्लिक प्रोसेस ऐसा चेंज होगा, ऐसा सीरीज ऑफ चेंज भी अगर हो जाए बट सिस्टम वापस अपने पॉइंट पे नहीं लौट पाए, दैट इज द नॉन साइक्लिक प्रोसेस. पीवी कर्व अगर हम देख ले तो कुछ भी देख लो, पीवी कर्व मान लो पहले ऐसे गया फिर वापस लौट के आया, ए से बी और बी से सी, ए से बी गया और बी से सी गया बट ए पे नहीं आया, दैट इज द नॉन साइक्लिक प्रोसेस. इनक्लोज्ड लूप नहीं है, इनक्लोज्ड लूप नहीं है. हाँ, तो इस केस में तुम्हारा इंटरनल एनर्जी du इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो. du जीरो नहीं होगा क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट डिफरेंट हो गया. तो हमारा स्टेट फंक्शन है इंटरनल एनर्जी, तो वो स्टेट पे डिपेंड करेगा. इनिशियली स्टेट कुछ और था, फाइनली कुछ और स्टेट है. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नेवर जीरो, कभी जीरो नहीं होगा. और ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है. ए से बी गया, बी से सी गया. अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि वर्क डन जब भी पूछे समझ लो कि ए से बी जाने में W1 वर्क डन लगा, ओके, और बी से सी जाने में W2 वर्क डन लगा. ए से बी जाने में W1 वर्क डन लगा और बी से सी जाने में W2 वर्क डन लगा. तो जब भी तुम न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे और ग्राफ से जब तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो हमेशा वर्क डन 1 भी पॉजिटिव आएगा और वर्क डन 2 भी. वर्क डन हमेशा पॉजिटिव ही देगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा. तो अगर तुम्हें पुट करना है इक्वेशन ये वाला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन,
तो अगर तुम W1 का इक्वेशन W1 भी पॉजिटिव लोगे, वर्क डन पॉजिटिव वैल्यू आएगा पॉजिटिव, W2 भी पॉजिटिव, तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि A से B जाने में हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जो भी थर्मोडायनेमिकल जो भी चीज है वो एक्सपैंड कर रहा है, सिस्टम हमारा एक्सपैंड कर रहा है। तो एक्सपैंड प्रोसेस में, एक्सपैंडिंग प्रोसेस में हमारा वर्क डन क्या होता है पॉजिटिव, तो W1 तो पॉजिटिव होगा, लेकिन W2 में देखो फाइनल वॉल्यूम बड़ा, इनिशियल वॉल्यूम बड़ा, फाइनल वॉल्यूम छोटा हो गया, तो हमारा वर्क डन हमारा सिस्टम जो है वो कॉम्प्रेस्ड हो रहा है। सिस्टम कॉम्प्रेस्ड होने का मतलब है वर्क डन निगेटिव, तो वर्क डन तुमको 1 जो होगा वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, वर्क डन 2 इज इक्वल टू निगेटिव है। तो ये था हमारा साइक्लिक प्रोसेस और नॉन साइक्लिक प्रोसेस। उसके बाद लास्ट आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सक्सेसफुल हुआ, इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे और इसी लिमिटेशन को सुधारा गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो इसका लिमिटेशन देखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंटरेस्टिंग बात यही है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो लिमिटेशन है वही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसी को सुधारा गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, उसी के मतलब जो सुधारा गया वही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके लिमिटेशंस देखें कुछ, तो 2-3 लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन देखो कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो कहा दिया कि dq अमाउंट ऑफ दिए तो du प्लस dw में यूज्ड अप होगा, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। बट इट डज नॉट टेल अबाउट, ये कोई आइडिया हमें नहीं देता अबाउट, इट गिव्स नो आइडिया अबाउट डायरेक्शन ऑफ चेंज, डायरेक्शन ऑफ चेंज, डायरेक्शन ऑफ चेंज के में ये कोई आइडिया नहीं देता। हाँ, एक एग्जांपल समझो, हाँ, कि मान लो कि एक कार चल रहा है, क्या चल रहा है, कार तुम ड्राइव कर रहे हो कार को, और तुम जब चल रहा है तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी उस समय मैकेनिकल एनर्जी एक तरह से है तुम्हारे कार में, ठीक। और जब तुम ब्रेक अप्लाई करता है, जब तुम ब्रेक अप्लाई करता है यानी कि फ्रिक्शन एनर्जी जनरेट करता है, उस कारण से तुम्हारा हीट कुछ निकलता है, वो हीट तुम्हारा कार तुम्हारा गर्म हो जाता है, क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो शुरू में तो कार चल रहा था, मैकेनिकल एनर्जी इसके पास है, कौन सा एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी इसके पास है, मैकेनिकल एनर्जी। तुम जैसे ही इसमें ब्रेक अप्लाई किया, तुम्हारा क्या हुआ, कार रिटार्ड किया, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा बहुत जोर